नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज जो बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है, उसमें आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का इंग्लिश विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। यदि आप अन्य विषय के मॉडल प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं समाधान के सहित, तो वो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कक्षा 9 से लगाकर कक्षा 12 तक के अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। उसके पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र भी अपलोड किए जा चुके हैं। आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश विषय कक्षा 12वीं का पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैसेज दिया हुआ है, आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पैसेज में से ही प्रश्न पूछे गए हैं जिसका आपको उत्तर लिखना है। ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं प्रश्न, सही विकल्प के रूप में आपको सही जो विकल्प है उसका चयन करना है और ये सही विकल्प आपको इस पैसेज के अंदर से ही मिल जाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। सब सिस्टम का अर्थ होता है उपव्यवस्था और सोशल सिस्टम मतलब सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्यापक सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था क्या है। पहला दिया है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। दूसरा है कल्चर, जिसे हिंदी में संस्कृति कहते हैं। तीसरा है एजुकेशन यानी कि शिक्षा और डी ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। तो जब हम इस पैसेज में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। तो आसान सा प्रश्न था, इसे ढूंढना बहुत ही आसान था और ये हमारा आंसर हो जाएगा एजुकेशन। शिक्षा सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विथ। शिक्षा व्यवस्था जुड़ी हुई है। ऑप्शन दिए गए हैं इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक क्षेत्र से, बी वाला है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र से, या फिर सी वाला है जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक, या डी ऑप्शन है इन सभी से, ऑल ऑफ दिस। जब हम इसका आंसर ढूंढेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेकंड वाले लाइन में हैज लिंकेज विद द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विच फैक्टर्स हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम मतलब शिक्षा प्रणाली पर किन कारकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पहला दिया गया है फाइनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वित्त। दूसरा है रेसिज्म, नस्लवाद। सी है सोसाइटी एंड कल्चर अर्थात समाज और संस्कृति। डी वाला है मीडिया। तो इन चारों में से समाज और संस्कृति का शिक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है या अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये वाला आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ मोमेंटस चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम का अर्थ होता है मूल्य प्रणाली। वैल्यू अर्थ का अर्थ होता है मूल्य और सिस्टम का अर्थ होता है प्रणाली।
इस प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा व्यवस्था के मूल्य प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है। 4 कारण दिए गए हैं और हमें बताना है कि इस प्रणाली में जो परिवर्तन हुए उसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या है। पहला है एंशियंट कल्चर। एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति। बैकसीट एंड मटेरियलिज्म यानी कि गौण और भौतिकवाद। सी है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण। और डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, क्या ये सभी। यदि हम पैराग्राफ में इसका आंसर ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम यानी कि वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के कारण शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये भी बहुत ही सरल था। ये पैसेज बहुत ही सरल होते, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमसे चूक ना हो जाए। बिल्कुल धीरे से ध्यान से हम जब पढ़ते हैं पैसेज को तो हम आसानी से इसके आंसर्स ढूंढ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। प्रश्न क्रमांक इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी यानी प्राथमिक, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान, एजुकेशन यानी शिक्षा। तो पूछा गया है कि शिक्षा का प्राथमिक संस्थान कौन सा है। प्राथमिक संस्थान यानी जब व्यक्ति सीखना शुरू करता है तो उसकी पहली संस्था क्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्कूल, बी करियर काउंसलिंग क्लासेस, सी है होम यानी कि घर, डी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो यदि इन चारों ऑप्शन में देखें तो हम पैसेज को बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि जो होम है यानी घर है, परिवार है, वहीं से व्यक्ति सीखना आरंभ करता है। सी सही उत्तर हो जाएगा। ये पैराग्राफ में भी दिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ प्लीजेंट। प्लीजेंट से मिलता जुलता शब्द गद्यांश में क्या है। इसके लिए आपको समानार्थी शब्द और विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप जितने अधिक शब्दों का अध्ययन करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों का आप समाधान या उत्तर लिख सकते हैं आसानी से। पहला दिया है कंजीनियल। कंजीनियल का अर्थ होता है अनुकूल या अनुकूलन। बी है नटशेल। नटशेल का अर्थ होता है संक्षेप में, शॉर्टली। सी वाला है एक्सप्लोजिवनेस जिसका अर्थ होता है विस्फोटकता। और डी वाला है क्यूरिकुलम जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो सुखद का अर्थ पाठ्यक्रम तो हो ही नहीं सकता है, ना ही संक्षेप में हो सकता है और ना ही विस्फोटकता। इसका हो सकता है कंजीनियल। क्वेश्चन नंबर 7 है, कल्चरल, एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन कैन बी फाउंड इन। कल्चरल का अर्थ होता है सांस्कृतिक, एस्थेटिक सौंदर्य को बोलते हैं, मोरल नैतिक को बोलते हैं, एजुकेशन शिक्षा। प्रश्न में पूछा गया है सांस्कृतिक, सौंदर्य और नैतिक शिक्षा पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ढूंढ के बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है, कहाँ पर नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक सौंदर्य पाया जाता है। पहला है फ्रेंड सर्कल यानी मित्र मंडली। बी ऑप्शन है रिलीजियस डिस्कोर्स यानी कि धार्मिक प्रवचन। फैमिली मीन्स परिवार। और डी है ऑफिस यानी कि कार्यालय। तो जो नैतिक शिक्षा मिलती है बच्चे को या प्राकृतिक सौंदर्य शिक्षा मिलती है वो फैमिली से मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप यहाँ पर जब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये रहा इसका आंसर। द फैमिली हैज ceased to be an institution for providing cultural, aesthetic and moral education.
क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रिवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। रिवल का अर्थ होता है बदला या प्रतिद्वंदी, विरोधी। इंस्टीट्यूशनल टीचिंग का अर्थ होता है संस्थागत शिक्षण, या जो आप स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे संस्थागत शिक्षण या इंस्टीट्यूशनल टीचिंग कहा जाता है। तो इसका विरोधी कौन है? संस्थागत शिक्षण का विरोधी कौन है? विकल्प दिए गए हैं, सोसाइटी अर्थात समाज, ग्लोबलाइजेशन ऊपर बताया था इसका अर्थ होता है वैश्वीकरण, मोरल एजुकेशन जिसका अर्थ होता है नैतिक शिक्षा, और प्राइवेट ट्यूशन, निजी ट्यूशन। इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा प्राइवेट ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन संस्थागत शिक्षण का प्रतिद्वंदी या रिवेल होता है। ये यहाँ पर आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एम्फेसिस ऑन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अर्थ होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986। एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस का अर्थ होता है जोर देना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस पर जोर दिया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट का अर्थ होता है पुनः समायोजन। बी है कल्टीवेशन, खेती। सी है रीएडजस्टमेंट इन क्यूरिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में पुनः समायोजन। और डी है विजडम। विजडम का अर्थ होता है बुद्धि। यदि आप इसमें ढूंढेंगे पैसेज में तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिलेगा। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हैज शोन कंसर्न इन द रिगार्ड व्हेन इट सेज द ग्रोविंग कंसर्न ओवर द erosion of essential values and increase cynicism in society has brought to focus the need for adjustment in the curriculum। पाठ्यक्रम में पुनः समायोजन हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द नाउन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र, और हमें इसका संज्ञा रूप बताना है, तो इसका संज्ञा रूप हो जाएगा, नाउन फॉर्म इकोनॉमी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ना है और 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, इनके आंसर्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में आपको नोट्स बनाने हैं इस पैसेज के आधार पर। और सेकंड वाला ऑप्शन है, गिव अस सुटेबल टाइटल ऑन द पैसेज। सुटेबल टाइटल आपको देना है इस पैसेज का। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन बी में हम आ चुके हैं, सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, यू आर रुचि दुबे, यू हैव फाउंड स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल, प्रिपेयर नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम। आपका नाम रुचि दुबे है, आपको एक स्कूल बैग मिला है प्लेग्राउंड में, तो आपको स्कूल के खोया पाया लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में एक नोटिस तैयार करना है। इसी के अथवा में दिया गया, डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर से नो टू जंक फूड। एक पोस्टर आपको रेडी करना है
जिसका शीर्षक होगा सेट नो टू जंक फूड, जंक फूड को ना कहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर रुद्राक्ष शर्मा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अनिल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर दिवाली फेस्टिवल प्रिपरेशन। आपका नाम रुद्राक्ष शर्मा है और आपको आपके दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसका नाम अनिल है। उस पत्र में दिवाली की त्योहार की तैयारियों के बारे में आपको बताना है अपने दोस्त को। इसी के अथवा में दिया गया है, यू आर सुचिता तिवारी रिसाइडिंग एट 321 अमलतास कॉम्प्लेक्स शिवाजी नगर भोपाल राइट अ लेटर टू द एसडीएम ऑफ योर एरिया requesting him to put a ban on loudspeakers during your annual examination। आपका नाम सुचिता तिवारी है, ये आपका एड्रेस है और आपको एक पत्र लिखना है आपके क्षेत्र के एसडीएम को, जिसमें आपकी वार्षिक परीक्षा के दौरान लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में, You have witnessed a train accident. Write a report for a newspaper in about 120 words about the accident using the following details। आप एक ट्रेन दुर्घटना के साक्षी है, विटनेस यानी साक्षी है। आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है न्यूज़पेपर के लिए लगभग 120 शब्दों में, और इन डिटेल्स का आपको उस रिपोर्ट में उल्लेख करना है। इन पॉइंट्स के आधार पर बनानी है। पहला पॉइंट्स आपको दिया गया है, बस कोलिडेट्स विथ अ ट्रेन, बस ट्रेन से टकराती है। बी ऑप्शन है, लोकेशन टाइम डेट ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय स्थान और दिनांक का वर्णन करना है। तीसरा है, कैजुअल्टाइज एंड रिलीफ, हताहत और राहत, कितने हताहत हुए कितने राहत हुए। डी है, डेड एंड इंजर्ड आर एंड रिएक्शन, मृत और घायल लोगों और उनकी प्रतिक्रिया। ई है, ब्लड डोनर्स, रक्त प्रदाता। एफ ऑप्शन है, हेल्प ऑफ लोकल पीपल एंड हाई अथॉरिटीज, स्थानीय लोगों और उच्च अधिकारियों के द्वारा क्या सहायता की गई है। आपके 6 बिंदु है, इन बिंदु के आधार पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके अथवा में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, राइट पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर आपको 120 शब्दों में पैराग्राफ तैयार करना है। टॉपिक है आपके फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के त्योहार। दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का महत्व। थर्ड है, माय ड्रीम, मेरे स्वप्न या मेरे सपने। 4, वैल्यू ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व। ये 4 आपके टॉपिक है, उस पर आपको किसी भी एक टॉपिक पर पैराग्राफ तैयार करना है। अब हम आ चुके हैं सेक्शन सी, जो कि ग्रामर का सेक्शन है। सेक्शन सी का छठा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। 85 की कोई 5 आपको करना है और ये रिक्त स्थान के फॉर्म में है, जिसमें से आपको जो सही उत्तर होगा वो रिक्त स्थान में फिल करना है। पहला दिया गया है, मोहन इज फिल इन द ब्लैंक्स MA ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। मोहन है MA है विक्रम यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर आपको AN द यानी कि आर्टिकल का प्रयोग करना है। कौन सा आर्टिकल इसमें सूट होगा, यूज करेंगे हम AN या द में से अन का या एन का। मोहन इज एन MA ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। आर्टिकल में एन का प्रयोग जब किया जाता है जब कोई शब्द वोवेल साउंड से शुरू होता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो ए का प्रयोग किया जाता है। जब हम MA को पढ़ते हैं तो पहला जो वर्ड हमारे निकलता है, पहला अक्षर
ए निकलता है, जो कि एक वोवेल साउंड है, इसीलिए हम अन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। सेकंड वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला है, सी डिड नॉट मेक मिस्टेक इन द एसे। एनी, मच या मेनी, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। यहाँ पर प्रयोग होगा, यूज होगा एनी का। सी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द एसे। मिस्टेक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एनी का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यहाँ पर डिड नॉट मेक यानी कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम एनी का यूज करेंगे। थर्ड वाला है, व्हेन आई वाज एट स्कूल आई फिल इन द ब्लैंक्स नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स। यहाँ पर कैन, कुड या मे का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा कुड का। व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई कुड नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स, मुझे फिजिक्स नहीं आती थी, हम फिजिक्स नहीं समझ पाता था। कुड का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुड जो है वो भूतकाल की योग्यताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्थ वाला है, मे, विल या शुड आई हेल्प यू। फिल इन द ब्लैंक्स, आई हेल्प यू। यहाँ पर मे, विल या शुड में से किसी एक को लिखना है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा मे का। मे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में किसी की मदद करने के लिए आज्ञा ली जा रही है। यहाँ पर किसी की हेल्प के लिए आज्ञा ली जा रही, पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो जब आज्ञा ली जाती है तब मे का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है, अ कैट जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक्स द रनिंग वाटर। इन, इनटू या बाई। बाई तो होगा नहीं, बाई का अर्थ होता है द्वारा, तो यहाँ पर लिखा गया है कैट जम्प्ड यानी कि बिल्ली कूदी, द रनिंग वाटर बहते हुए पानी में, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग तो होगा नहीं, यहाँ पे प्रयोग होगा इनटू का। जब भी मूविंग कंडीशन को बताया जाता है तो वहां पर इनटू का प्रयोग होता है। यहाँ पर पानी के अंदर इनसाइड या आउटसाइड गति के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है, तो अ कैट जम्प्ड इनटू द रनिंग वाटर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स देयर इज लाइफ, देयर इज होप। ऑप्शन दिए गए हैं एज सुन एज, अस लॉन्ग अस या एज इफ। तो यहाँ पर हम इनके तीनों के अर्थ देखते हैं। अस सुन अस का अर्थ होता है जब तक की या जब तक। अस लॉन्ग अस का अर्थ होता है जैसे ही, और एज इफ का अर्थ होता है जैसे कि या मानो। देयर इज लाइफ, देयर इज होप, यहाँ पर जीवन है तो आशा है, तो सही हमारा फिट बैठेगा। जब तक जीवन है तब तक आशा है। एस लॉन्ग एस, जब तक की, हाँ यहाँ पर एज लॉन्ग अस का अर्थ होता है जब तक की, एज सून का अर्थ होता है जैसे ही। यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। एज सून एस का अर्थ होता है जैसे ही, और एस लॉन्ग एस का अर्थ होता है जब तक की। तो यहाँ पर फिर बैठेगा एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, देयर इज होप। जब वाक्य में अवधि या शर्त शामिल हो तो वहां एस लॉन्ग एस का प्रयोग होता है। यहाँ पे शर्त है कि जब तक जीवन है तब तक आशा है, जीवन के साथ आशा होने की शर्त है, तो यहाँ पर एस लॉन्ग एस का प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू एज डायरेक्टेड। निर्देश अनुसार आपको करना है। एनी 5 कोई 5। फर्स्ट है, ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। यहाँ पर टू और टू को हटाकर सो दैट का प्रयोग करना है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ही इज, टू के स्थान पर सो ओल्ड, और इस टू की जगह हम लगाएंगे दैट ही। अभी इसका अर्थ होता है ही इज टू ओल्ड, वो बहुत ही बूढ़े हैं इस पुल को, इस नदी को पार करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज सो ओल्ड, वो बहुत बूढ़े हैं तो वो नदी पार नहीं कर सकते। ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर। अगला है सी नोस मी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, तो जब मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। नोस मी, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, या आप इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कह सकते हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले को चेंज करते हैं तो उसके साथ इज एम आर वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। कंटिन्यूस वाली प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो आई के साथ हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। और वर्ब का होता है थर्ड फॉर्म, तो नॉस का हो जाएगा नॉन। जब भी हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलते हैं तो बाय का यूज होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में चला जाता है। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, तो जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हो जाएगा। आई एम नॉन बाय हर, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तीसरा है गोपाल इज माई फ्रेंड, इसी का भी है ही हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। गोपाल मेरा दोस्त है, उसने मेरिट लिस्ट में टॉप किया है, तो इसको हम हु का प्रयोग करेंगे इसमें। गोपाल इज माई फ्रेंड, अभी यहाँ पर ही को हटाकर हम लिख देंगे हु हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। ही की जगह हु करना है। गोपाल मेरा दोस्त है जिसने मेरिट लिस्ट में टॉप किया। फोर्थ वाला है एज सुन एज आई सेव हर आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन इन द प्लेस ऑफ एज सुन एज। यहाँ पर एज सुन एज को हटाकर नो सूनर देन का यूज करना है, तो सिंपल है। यहाँ पर एज सुन एज को हम हटाएंगे, नो सूनर देन आई सेव्ड। जब भी नो सूनर देन का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है, भूतकाल की घटनाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेव्ड हो जाएगी, और बाकी आगे का पूरा सेंटेंस एज इट इज हम लिख देंगे। एस को हटाकर नो सूनर देन का यूज करना है, और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है। तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। नो सूनर देन आई सेव्ड हर आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग। पांचवा है ही परचेस्ड अ न्यू कार, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बदलना है। पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, हमें इसको बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। कंटिन्यूस में वर्ब के साथ आईएनजी जाता है, आईएनजी लगता है,
और फिर लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ही और हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। आई के साथ एम का यूज होता है, सिंगुलर पर्सन के साथ इज का प्रयोग होता है और प्लूरल पर्सन के साथ आर का प्रयोग होता है। यहाँ पे ही सिंगुलर है तो यहाँ पर ही इज हो जाएगा। परचेस्ड का हो जाएगा परचिंग, परचेसिंग, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। और ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ न्यू कार। पूरा सेंटेंस है हमारा ही इज परचेसिंग अ न्यू कार। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदल दिया है। अगला है ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल। वह फेल हो गया, उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो का यूज करके इस सेंटेंस को कंबाइन में जोड़ना है। दोनों अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है। तो इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर ये पहले आ जाएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। सो का अर्थ होता है इसलिए। ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। सो ही फेल्ड, इसलिए वह फेल हो गया। सेकंड वाला सेंटेंस पहले लिख देंगे, सो का प्रयोग करेंगे और पहले वाला सेंटेंस उसके बाद लिख देंगे। पूरा बन जाएगा ही डिड नॉट स्टडी वेल सो ही फेल्ड। अब हम सेक्शन डी में आ चुके हैं। सेक्शन डी पूरा आपकी टेक्स्ट बुक पर आधारित रहता है। आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पैसेज आपकी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक से उठाया गया, लिया गया है किसी भी चैप्टर से, और इसी से संबंधित आपको प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर आपको देना है। फर्स्ट है क्वेश्चन, नेम द चैप्टर। इस चैप्टर, ये पैसेज किस चैप्टर से उठाया गया है? पंक्तियां, गद्यांश आपको ये बताना है। चैप्टर्स के नेम दिए गए विकल्प में, इंडिगो, द थर्ड लेवल, द एनिमी, द रेड ट्रैप। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रेड ट्रैप। आपकी पाठ्य पुस्तक के द रेड ट्रैप नामक पाठ से ये पद्यांश उठाया गया। दूसरा है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड पेटी फ्रॉम द फॉलोइंग। एक शब्द दिया गया है पेटी और इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का अर्थ होता है विलोम शब्द। पेटी शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। पेटी का अर्थ होता है क्षुद्र या तुच्छ। विकल्प में दिए गए स्मॉल, अ लिटिल इम्पोर्टेंस, पेटिट, मेजर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर। मेजर का अर्थ होता है प्रमुख। पेटी का विलोम हो जाएगा मेजर। तीसरा है, व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? शरीर और आत्मा को एक साथ रखे, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका अर्थ होता है स्टे अलाइव, यानी जीवित होना। ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला है, नेम द अदर ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के लेखक कौन है? डी, सेल्मा लेजरलॉफ इसके लेखक हैं। पांचवा है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्लैम्ड। सिनोनिम्स का अर्थ होता है समानार्थी।
ग्लैम्ड शब्द का समानार्थी आपको बताना है। इसका समानार्थी होता है स्पार्कल। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर भी आपको इन पंक्तियों को पढ़ना है और आंसर आपको देना है। इस उद्धरण को हम पढ़ेंगे और इनके आंसर्स देंगे। फर्स्ट वाला है क्वेश्चंस, द पोएटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे। कवियत्री किस दिन गाड़ी चला रही थी। जब हम इसको पढ़ते हैं, इस उद्धरण को हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है फ्राइडे मॉर्निंग। ये फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि फ्राइडे को गाड़ी चला रही है। सेकंड वाला है, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस। कवियत्री के बगल में कौन बैठा है। यहाँ पर लिखा हुआ है माय मदर बिसाइड मी, यानी कि उनकी माताजी, हर मदर सिटिंग बिसाइड द पोएटेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। इस पोएम का नाम क्या है। तो इस कविता का नाम है माय मदर एट 66। ये आपकी फ्लेमिंगो बुक से लिया गया उद्धरण है और अध्याय का नाम है माय मदर एट 66। इसी के बी में भी एक उद्धरण दिया गया है जिसको पढ़ के आपको आंसर्स करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इस उद्धरण का, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। कितने विद्यार्थियों ने स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम में पार्ट लिया था या हिस्सा लिया था। तो यहां पर लिखा है 52। सही आंसर हो जाएगा ए। सेकंड वन है, व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू। कैप्टन ने क्या निर्देश दिए। ये यहाँ पर आंसर मिलेगा, इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गंग प्लैंक। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। थर्ड है, व्हाट इज गोटेक्स। इसका उत्तर होगा अ टेफ्लॉन फैब्रिक। फोर्थ है, अंडरनीथ आवर फीट वाज थिक आइस पैक। पैरों के नीचे बर्फ की कितनी मोटी चादर बिछी थी। यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा हमको, अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक, 1 मीटर। ऑप्शन में ये मिल गया हमें 1 मीटर। प्रश्न क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट कर लीजिएगा और इनके आंसर्स भी याद कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो समय तक आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।